हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। पशु परिचर भर्ती से अपन 2024 में जो पशु परिचर भर्ती आई है उससे रिलेटेड अपन वेटनरी का जो पार्ट है वो देखेंगे अपन। सबसे पहले पशु परिचर भर्ती का अपन सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, पशु परिचर भर्ती, ठीक है, उससे रिलेटेड अपन वेटनरी भाग देखेंगे। ठीक है ना, दो भाग है उसके, एक तो भाई राजस्थान जीके का है और एक वेटनरी का भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर आ जाएगा आपके राजस्थान जीके, इधर आ जाएगा आपके वेटनरी वाला पार्ट। आपको सिलेबस देख लिया होगा आपने कि भाई क्या क्या इसका सिलेबस है। ये है आपके 70% जो है वो राजस्थान जीके से आएगा, 30% आपके वेटनरी भाग आएगा। मतलब टोटल 150 नंबर का अगर एग्जाम होगा उसमें से 105 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जीके से और 43 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वेटनरी से। ठीक है, जीके के अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या आएगी, ये 10th बेसिस की, ठीक है ना, आपके जो 10th बेसिस पे जो विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, और राजस्थान जीके जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी और हिस्ट्री। इसके अलावा क्या आएगा, करंट अफेयर्स आएगा आपके। ठीक है, ये तो क्या है 105 नंबर के कि भाई इसके अंदर आपके 10th बेसिस की विज्ञान आएगी, जनरल साइंस, गणित आएगी 10वीं की, सामाजिक अध्ययन आएगा, राजस्थान जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। ये तो अपने क्या है 105 नंबर का पैटर्न है। वेटनरी भाग ब है, ठीक है, ये भाग ब है, ये भाग ए है। ठीक है, ये 30% आएगा जिसमें से आपके क्या 45 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वेटनरी से रिलेटेड। तो अपन एक एक टॉपिक वाइज देखते चलेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और नॉर्मल उनके बारे में जानकारी लेते चलेंगे। तो सबसे पहले अपने टॉपिक है राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लें। ठीक है, राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लें, अपने पहला टॉपिक है अपने नस्लें। इनको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीड्स। क्या होती है नस्लें कि भाई अलग अलग पशु का अलग अलग सूचक होता है कि उनकी प्रदर्शित करता है कि भाई इनके अंदर क्या डिफरेंस है। कि भाई मान लो साहिवाल की विशेषताएं अलग होती है, राठी की विशेषताएं अलग होती है, गिर की विशेषताएं अलग होती है। ये क्या एक सूचक है जो इनको अलग अलग प्रदर्शित करता है कि भाई हाँ ये राठी है, ये साहिवाल है। इनको डिफाइन करता है, इनको आइडेंटिफाइड करने में अपन की हेल्प करता है, वो है नस्लें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई नस्लों में इनका क्या क्या वर्गीकरण आता है। ठीक है, सबसे पहले आता है अपने गाय की नस्लें। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गाय की नस्लें, तो हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले अपने गाय की नस्लें। गाय की नस्लें, गाय की कुल टोटल कितनी नस्लें हैं अभी वर्तमान में? गाय की 53 नस्लें हैं टोटल अभी। कितनी है? 53। किन के अनुसार? NBAGR के अनुसार। ठीक है, NBAGR क्या है? ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। NBAGR क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। कहाँ है? करनाल हरियाणा में। इसके अनुसार गाय की कितनी नस्लें हैं? टोटल 53 नस्लें हैं।
अपन गाय की नस्लों का वर्गीकरण करने से पहले उसका अपन नॉर्मल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि भाई क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सबसे पहले गाय की बात करें अपन तो उसका जूनोलॉजिकल नेम क्या है? ठीक है, गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? बोस इंडिकस। क्या होता है? बोस इंडिकस। ये तो क्या है? देसी गाय का नाम है। ठीक है ना, स्वदेशी गाय अपने देसी गाय होती है उसका नाम है ये बोस इंडिकस। ठीक है, एक होता है बोस टोरस, ये क्या है? विदेशी गाय का नाम है। ठीक है, ये किसका नाम है? विदेशी गाय का नाम है। नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो गाय से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, इससे पहले वाले जो अपन ने वीडियो डाले थे पशु परिचय भर्ती से रिलेटेड, उसमें आप गाय से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखोगे उसके अंदर आपको टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी कि भाई गाय के नवजात बच्चे को क्या बोलते हैं, गाय में प्रसव की क्रिया को क्या बोलते हैं, सारी चीज उसमें मिल जाएगा। अपन आगे बात करेंगे कि भाई गाय की नस्लों का वर्गीकरण, अपन वो देखेंगे आगे। ठीक है, इससे पहले वाली जो टर्मिनोलॉजी है गाय से संबंधित वो आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हो। सबसे पहले है अपने गाय की नस्लों का वर्गीकरण। गाय की नस्लों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण है वो किस आधार पे है? एक तो होता है कि उनके उद्गम स्थल के आधार पर, कि उनके उद्गम के आधार पर। ठीक है, वर्गीकरण कैसा है? उनके उद्गम के आधार पर। सबसे पहले देखेंगे अपन उनके उद्गम के आधार पर कि भाई किस नस्ल का कहाँ से उद्गम होता है। पहली वह नस्लें जो भारत की है या भारत में ही पाई जाती है या भारत में उनका उद्गम माना जाता है, तो वो क्या कहलाएगी? देसी नस्लें। वो क्या कहलाएगी? देसी नस्लें। तो एक तो पहला हो गया। दूसरा, वह नस्लें जिनका उद्गम भारत से ना होकर अन्य किसी देश से है या विदेश से है। ठीक है, जो वो क्या कहलाएगी? विदेशी नस्लें कहलाएगी। तीसरी आती है जो संकर नस्ल होती है, दो नस्लों को मिलाकर अगर तीसरी नस्ल को अपन उत्पन्न कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? संकर नस्लें कहलाती है, क्रॉस ब्रीड कहलाती है। ठीक है, संकर नस्लें। एक तो ये हो गया। ठीक है, वर्गीकरण में पहला क्या हो गया? उद्गम के आधार पर। ठीक है, दूसरा आता है कि भाई इनके गुणों के आधार पर या इनके उत्पादन के आधार पर। ठीक है, इनकी कार्यकी के आधार पर अपन दूसरा वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, वो क्या है? इनके गुणों के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण कौन सा है? इनके गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर कैसे? कि भाई कोई नस्ल है वो ज्यादा दूध देने के लिए फेमस है, कोई बाहर डोलने में फेमस है, कोई दोनों काम के लिए प्रसिद्ध है। तो इनका नस्लों का वर्गीकरण करेंगे अपन तीन भागों में। कितने भागों में करेंगे? तीन भागों में। ठीक है, तीन भाग कौन कौन से? वह नस्लें जो सबसे ज्यादा दूध देती है या दूध उत्पादन है तो अपन उनको पालते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? दुग्धारू नस्लें। पहली हो गई अपनी दुग्धारू नस्लें, जिन्हें अपन बोलते हैं मिल्च ब्रीड। क्या बोलते हैं उन्हें अपन? मिल्च ब्रीड। ठीक है, दूसरी होती है वे नस्लें जो भार ढोने में काम में लेते हैं अपन, जिनको कृषि कार्य में या भार ढोने में काम में लेते हैं, वो किस में आएगी? भार वर्ग में आएगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉफ्ट ब्रीड। तीसरी जो दूध भी देती हो और भार ढोने में भी काम में आती हो, दोनों काम करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? द्विकाजी नस्लें। उसको क्या बोलेंगे अपन? द्विकाजी नस्लें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूल पर्पज। ड्यूल पर्पज का मतलब जो दोनों काम करती हो। ठीक है ना, भाई दूध भी देती हो और वजन ढोने में भी काम में आती हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने हैं दुग्धारू नस्लों के अंदर अपन एग्जांपल देखते हैं। दुग्धारू नस्लों का मतलब तो समझ गए ना, वे नस्लें जो अपन दूध उत्पादन हेतु पालते हैं ना, उन्हें दुग्धारू नस्लें कहते हैं। भारवाहक वे नस्लें जो अपन कृषि कार्य में या बोझा ढोने में काम में लेते हैं, वो किस में आएगी? भारवाहक में आएगी। द्विकाज क्या है? कि जो भार ढोने में भी काम में ले सकते हैं अपन उनको, और दूध उत्पादन भी अच्छा होता है उनमें। तो दुग्धारू नस्लें कौन कौन सी है? पहली है गिर, दूसरी थारपारकर, तीसरी है साहिवाल,
चौथी है रेड सिंधी। कौन सी है? रेड सिंधी। भारवाह के अंदर कौन कौन सी है अपने? नागौरी और मालवी, दो नस्लें हैं, ठीक है। इसके बाद में द्विकाजी के अंदर कांकरेज, राठी, हरियाणवी और मेवाती, ठीक है ना। ये क्या है? द्विकाजी नस्लें हैं, ठीक है। एक बार वापिस समझ लेते हैं अपन कि दुग्धारू नस्लें क्या होती है? वे नस्लें जो दूध उत्पादन हेतु पालते हैं अपन, या जिनका दूध उत्पादन ज्यादा होता है, तो वो किस में आएगी? दुग्धारू नस्लों में आएगी, मिल्च ब्रीड में आएगी। भारवाहक नस्लें क्या कहते हैं? जो भोजन ढूंढने में या कृषि कार्य में, खेतों के अंदर अपन जिनको काम में लेते हैं ना, वो किस में आएगी? भारवाहक में काम में आएगी, नागौरी और मालवी। द्विकाजी क्या होती है? जो दोनों काम करती हो, बोझा ढोने का या कृषि कार्य में भी काम में ली जाती है और दूध भी अच्छा देती है। वो क्या कौन सी है? कांकरेज, राठी, हरियाणवी और मेवाती, ठीक है। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद में अपन अब इनका एक एक नस्लों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि भाई गिर की क्या विशेषता है, थार पाकर की क्या विशेषता है, साहिवाल की क्या विशेषता है, कांकरेज की क्या विशेषता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, गिर नस्ल के विशेषताएं पढ़ते हैं अपन, गिर नस्ल का वर्गीकरण पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं अपन गिर नस्ल। सबसे पहले अपने हैं गिर, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। गिर नस्ल की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? गिर नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है काठियावाड़ गुजरात से मानी जाती है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? काठियावाड़ गुजरात से। तो इसका उत्पत्ति स्थान लिख लीजिए, काठियावाड़ क्षेत्र, जो कहाँ है? गुजरात में। इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। फिर इसका वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र कौन कौन सा है इसका? कि भाई ये और अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसका वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये भाई कहाँ कहाँ पाई जाती है अपने राजस्थान में, तो वो है भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, चित्तौड़, इन जगह ये पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में कि भाई वितरण क्षेत्र की तो बात हो गई। अब इसके अलावा अब इसका अपन देखेंगे कि शारीरिक लक्षण क्या है इसका, मतलब इसकी अपन कैसे पहचान करेंगे कि भाई ये गिर नस्ल है, ठीक है। शारीरिक लक्षण, शारीरिक लक्षण क्या है इसके? कि एक तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो इसके कान होते हैं वो कैसे होते हैं? पत्तीनुमा आकार के होते हैं कान। कान कैसे होंगे? पत्तीनुमा आकृति के। कान कैसे होंगे? पत्तीनुमा आकृति के। पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी, इसकी जो आंखें होगी वो कैसे होगी? काजल डाली हुई शर्मिली प्रतीत होती है, काजल डाली हुई शर्मिली प्रतीत होती है, ठीक है। दो विशेषताएं हो गई। तीसरा और क्या विशेषता है? जो इसका माथा होता है फोरहेड, ठीक है। माथा मतलब फोरहेड, जो आगे का भाग होता है ललाट, उसे बोलते हैं फोरहेड या माथा बोलते हैं, ठीक है ना। आगे वाला जो ललाट होता है वो कैसा रहेगा? चौड़ा और उभरा हुआ, ठीक है, चौड़ा और उभरा हुआ। ये तो हो गया इसका शारीरिक लक्षण। आप इनको देख के पहचान सकते हो कि भाई ये गिर नस्ल की गाय है। एक इसका रंग लिख लेना, हल्का लाल अथवा भूरा रंग होता है इसका, ठीक है। हल्का लाल अथवा भूरा रंग होता है, ठीक है। ये लिख लीजिए आप। इसके बाद में अपन बात करें कि ये तो चलो इसके शारीरिक लक्षण हो गए। अब इसकी मेन क्या और विशेषता है वो अपन बात करते हैं, ठीक है।
इसकी और क्या विशेषता है? तो सबसे मेन इसकी विशेषता क्या है कि भाई गिर नस्ल की जो गाय है उसका सबसे लंबा दूध काल होता है। क्या होता है? सबसे लंबा दूध काल होता है। एक चीज और लिख लीजिए कि इसके अन्य नाम क्या है, ठीक है ना, अन्य नाम या फिर उपनाम, ठीक है, अन्य नाम या फिर उपनाम। अन्य नामों के अंदर क्या है, इसको रेंडा भी बोलते हैं, सुरती भी बोलते हैं, काठियावाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? इसके उपनाम है, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या बात कर रहे थे कि नोट लगा के लिख लेना कि इसकी और क्या मेन विशेषता है। तो नोट लगा के लिखोगे आप सबसे पहले, नोट लगा के लिखोगे कि सबसे गायों के अंदर सबसे लंबा दूध काल किसका होता है? तो किसका होता है? गिर नस्ल का होता है सबसे लंबा दुग्ध काल, ठीक है ना। कितना होता है इसका? 325 दिन। एक बार ब्याने के बाद में लगभग 320 से 325 दिन ये दूध देती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका क्या है? सबसे लंबा दुग्ध काल है, ठीक है। ये तो हो गई अपने गिर नस्ल की विशेषता है, ठीक है। अपने गिर नस्ल के बारे में देखा, अब आगे कल अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना ना भूले कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।